Hello everyone, welcome to Vishal Academy. Myself, Isha Upadhyay. We are going to start a new series of political science and international relation. In this, we all will study all the full UPSC optional subject of political science and international relation. We will cover all the syllabus. So in syllabus there are two papers, paper 1 and paper 2. Each consists of section A and section B. So we will first move from part 1, paper A, section A, okay, then section B, and then part B, section A and B. Okay, so this is part A, and in which we will start today our new topic, which is known as Western political thought. Okay, so in this we will study about different thinkers. हम लोग different thinkers के बारे में पढ़ेंगे इसमें. पॉलिटिकल थॉट के जो डिफरेंट थिंकर्स थे, लाइक सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल, मैशिविली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रॉशू, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रैम्सी, हन्ना एरेंट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ेंगे ब्रीफ में, एंड देन विल गो फर्दर. ओके, सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो जो वर्ड है पॉलिटिकल थॉट, इसका पहले टू पार्ट्स में डिफर किया गया है. लाइक पॉलिटिकल और थॉट को अलग किया गया है, डिफरेंटली बताया गया है. तो पॉलिटिकल का जो यहाँ पे मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड पॉलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट. यानी कि ग्रीक में जो सिटी या स्टेट था उसको पॉलिस बोला जाता था, और वहीं से ये टर्म पॉलिटिकल क्रिएट किया गया है. और ये बोला भी जाता है कि पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टार्ट भी होती है और ख़त्म भी हो जाती है स्टेट पे. यानी कि जो भी हमारा वर्क होता है पॉलिटिकल साइंस में वो सब स्टेट से रिलेटेड होते हुए शुरू होता है और स्टेट पे ही जाके ख़त्म हो जाता है वो सारे वर्क्स. ठीक है, फिर दिया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस को हम मास्टर साइंस भी कहते हैं. मास्टर साइंस का मतलब क्या है यहाँ पे? लाइक मास्टर साइंस का मतलब है कि वो ये हमें बताना चाह रहे हैं कि ये साइंस अलग ही है, यूनिक है. कैसे यूनिक है? क्योंकि ये प्योर साइंस की तरह नहीं है. प्योर साइंस में क्या होता है, उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं. ठीक है, अलग अलग थिंकिंग और एक्सपेरिमेंट्स निकालते हैं, करते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है, इसलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को कंसिडर किया जाता है एज अ साइंस. ओके, सो आफ्टर we will now further understand about thought. We have studied political पढ़ लिया हमने. अब thought का मीनिंग पढ़ेंगे. thought का मीनिंग क्या है यहाँ पे? thought का मीनिंग है अंडरस्टैंड करना, क्या आइडिया है. ओके, अंडरस्टैंडिंग आइडिया रेफरेंस टू टाइम एंड स्पेस के रिगार्ड में. यानी कि टाइम और स्पेस के रिगार्ड में जो भी थॉट हम समझते हैं, आइडिया समझते हैं, वो होता है थॉट. लाइक जैसे कि पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट हैं तो वो टाइम और स्पेस के साथ थे. लाइक प्लेटो कुछ और कहते थे, एरिस्टोटल कुछ और कहते थे, सबकी थिंकिंग अलग थी. ये सब इन लोगों का थॉट था. ठीक है, एग्जाम्पल में दिया भी है, देखिए कि जैसे दिया है वेस्टर्न, ईस्टर्न थॉट, ग्रीक और फ्रेंच थॉट, एंशियंट भी हो सकती है जो कि मॉडर्न भी हो सकती है, सब एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, सो वंस ये हो गया हमारा, तो अब हम समझ लेते हैं डिफरेंस होता है पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में और पॉलिटिकल थॉट के बीच में. ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस होता है? पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है ना, वो हमें एक्सप्लेन करती है कि क्या पॉलिटिकल फिनोमिना है. ठीक है, और जो पॉलिटिकल थॉट है वो आइडिया और स्पेस के साथ डिफ़र करता है. लाइक थ्योरी क्या हो सकती है? लाइक कोई भी थ्योरी जो हमने एक बार बना दी वो थ्योरी बन गई, बट टाइम और स्पेस के साथ जो चेंजेबल होते हैं वो हमारे थॉट्स होते हैं. इसीलिए हमारे थॉट, आपके थॉट, फिर फ्यूचर जनरेशन के या फिर पास्ट जनरेशन की थिंकिंग अलग होती है. ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया. देन आगे हम बढ़ते हैं. पॉलिटिकल थॉट के बाद हम चलते हैं एंशियंट ग्रीक थॉट पे. यानी कि ग्रीक थॉट्स, थिंकर्स के आने से पहले लोगों की वहाँ पे थॉट के. सो यहाँ पे सबसे लिखा है, देयर इज़ अ स्टेट विच इज़ कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट. इट इज़ अ सिटी स्टेट विच इज़ एक्सट्रीमली डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्टेट जो था वो सेल्फ सफिशिएंट कहलाता था. सिटी स्टेट थी ये, और ये एक्सट्रीमली डिसेंट्रलाइज, यानी इसमें कोई स्ट्रक्चराइजेशन नहीं था, सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड था. यानी कि पॉलिटिकल लाइफ जैसे होती है ना,
हमारे एक हेड होते हैं, उन हेड के सब पार्ट्स होते हैं और उनमें भी डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, और सबके हेड होते हैं। इस तरीके से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है स्ट्रक्चराइज्ड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था इस सिटी स्टेट में, एंशियंट ग्रीक में, थिंकर्स के आने से पहले तक। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इन द सिटी वॉज अ यूनिट ऑफ स्टेट, देयर इज नो कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रीस एज अ नेशन। इन इन द सिटी वॉज अ यूनिट ऑफ स्टेट। ये सिटी जो थी वो स्टेट की बस यूनिट थी, यहाँ पे कोई कॉन्शियसनेस ग्रीस नहीं था एज अ नेशन। सारे जो सिटीजन थे एंशियंट ग्रीक थॉट के, वो अपने आप में आइदर सिटीजन थे स्पार्टा के या फिर एथेंस के। मतलब वो अपने आप को कभी ग्रीस के सिटीजन नहीं मानते थे। वो लोग या तो स्पार्टा में अपने आप को डिफर कर लिए थे या तो एथेंस में अपार्ट हो गए थे। वो लोग स्पार्टा और एथेंस के अलग अलग सब फील्ड करके ग्रीस में। फिर पॉलिटिकल लाइफ जो है यहाँ पे सबकी बहुत ही कंटेम्प्रेरी यूरोप से सिमिलर थी। लाइक कंटेम्प्रेरी यूरोप में, पहले यूरोप में कैसा होता था सारा सिस्टम, लाइक कोई वहाँ पे हेड नहीं थे, सब लोग अपने में ही अपने आप को हेड मानते थे, सुपीरियर मानते थे, दूसरों को इन्फीरियर मानते थे। उस टाइप की सोसाइटी क्रिएटेड थी पहले से यहाँ पे। फिर अब फीचर्स देख लेते हैं ग्रीक सोसाइटी के क्या फीचर्स थे। तो फर्स्ट फीचर जो यहाँ पे दिया हुआ है, सिटी स्टेट वॉज अ स्टेट, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ नेशन। सिटी स्टेट यूज टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। सिटी स्टेट में कोई नेशन जैसा फीलिंग नहीं था, कोई नेशन नहीं था। सिटी स्टेट जो है वो फाइट करते थे एक दूसरे से, स्पार्टा और एथेंस में डिफर करके अपने आप को। फिर ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, यहाँ पे स्लेवरी मेन प्रोडक्शन का मोड था। फिर ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी विमेंस को यहाँ पे कुछ खास प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। मेंस का ही पूरा वर्ल्ड था, मेंस ही डिसाइड करते थे एक दूसरे को। और यहाँ पे जो भी रिच होते थे वो लोग इंजॉय करते थे, और नीचे जो पुअर सेक्शन होते थे उनको स्लेवरी में डाल के उनको छोड़ दिया जाता था। देन स्लेवरी मेजर मोड ऑफ प्रोडक्शन थी यहाँ की। फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी हमने भी देखा। फिर हायरार्कियल एंड क्रेडिट नहीं, यहाँ पे ग्रेडेड सोसाइटी होगा। लाइक ग्रेडेड सोसाइटी थी यहाँ पे, ये क्रेडिट नहीं ग्रेडेड होगा। ओके, सो ग्रेडेड सोसाइटी थी। अब हम यहाँ पे ये देख लिए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ग्रेडेड सोसाइटी का मतलब क्या है। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ग्रेडेड सोसाइटी का मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ था कि जो सोसाइटीज़ थे उनको ग्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। लाइक जो लो डिवीजन के थे वो या तो स्लेवरी में थे, या तो वो पुअर वुमेंस थी, वीक वुमेंस थी। और मेंस जो थे सुपीरियर, जो स्ट्रॉन्ग थे, वो लोग रिच थे यहाँ पे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ चलता था। ओके, सो ये हो गया हमारा, सॉरी पेज टर्न हो गई है। देन लास्ट जो है यहाँ पे लिखा है वॉर इज डन बिटवीन एथेंस वर्सेस स्पार्टा विच इज़ नॉट। और फिर एट लास्ट ये लोग इतना ज़्यादा लिमिट से बढ़ गया कि स्पार्टा और एथेंस में वॉर हुई, जिसको पेलोपोनेशियन वॉर के नाम से जानते हैं। और ये वॉर इन लोगों के बीच में एक डिफरेंस ले आ दी। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया एंशिएंट ग्रीक थॉट का। अब हम सोक्रेट्स के थॉट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन हो गया वो सारा। अब यहाँ से सोक्रेट्स फर्स्ट थिंकर हमारे। ठीक है, तो सोक्रेट्स जो थे उनको कंसिडर्ड किया जाता था मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन, सबसे मतलब अच्छे पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता था इन्हें। दिस इज़ सो, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद को ये एक्सेप्ट करते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता है। ही इज़ इग्नोरेंट, वो इग्नोरेंट है, यानी कि उनको इग्नोर किया जा सकता है, वो खुद ये बात मानते थे। इनको हम लोग एथिक्स के फादर भी मानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एथिक्स ये कहे जाते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी that talk of आर्ट ऑफ लिविंग हाउ वी थॉट टू लिव। ये वो ब्रांच है एथिक्स जो है, ये वो ब्रांच है फिलॉसफी का जो आर्ट ऑफ लिविंग, हम कैसे सोचते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, वो डिसाइड करता है और कंसिडर करता है। ठीक है, रिगार्डेड एज टीचर ऑफ प्लाटो को सोक्रेट्स को प्लाटो का टीचर भी बोला जाता था। प्लाटो हमारे दूसरे थिंकर हैं जो जस्ट इनके बाद आएंगे। ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फिलोसफी भी हम कंसिडर करते थे सोक्रेट्स को। ही वॉज इन्वेंटेड द मैथडोलॉजी ऑफ डायलैक्टिक्स एक मेथड थी जिसमें हम
कुछ लोगों के बीच में डिबेट करवाते हैं और जो आर्ग्यूमेंट होता है उससे पता चलता है कि क्या फीचर्स थे, क्या रॉन्ग था हमारे स्टेटमेंट में, एक दूसरे की बातों से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इनका एक मेथड था, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, सो लिखा है यहाँ पे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिम इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हमारी सोसाइटी को। फेमस स्टेटमेंट सोक्रेट्स का क्या है? फेमस स्टेटमेंट का वैसे तो बहुत सारा है लेकिन यहाँ पे 2 मेंशन्ड है। लाइक फर्स्ट, नॉलेज इज वर्च्यू एंड ये गलत लिखा, एग्जामिन नहीं, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो यहाँ पे 2 है, एक है कि एक तो ये है कि ये नॉलेज इज वर्च्यू और दूसरा क्या है, अनएग्जामिन्ड लाइफ। अनएग्जामिन्ड है, याद रखिएगा। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यानी कि अगर एग्जामिनेशन या कुछ उसमें हम एग्ज़ाम जैसा नहीं दे रहे हैं तो वैसा लाइफ जीना अनवर्दी है, वर्थलेस है। ठीक है, फिर नॉलेज इज़ वर्च्यू। नॉलेज जो है वो वर्च्यू है, यानी कि लाइफ गिविंग है वो। ओके, सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आगे हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। हाँ, अभी सोक्रेट्स कंटिन्यू करते हैं आगे। सोक्रेट वॉज ऑर्डर टू ड्रिंक हेमलॉक पॉइजन। हाँ, सोक्रेट्स जो थे उन्हें ऑर्डर दिया गया कि उन्हें हेमलॉक पीना होगा। हेमलॉक क्या था? एक जहर था। ठीक है, अगेंस्ट द चार्जेस, उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे कि वो मिसलीड कर रहे हैं यूथ को, यानी कि यहाँ के जो यूथ हैं उस टाइम के ग्रीक के यूथ थे, उनको ये मिसलीड कर रहे हैं। जो उनका टीचिंग है वो डेंजरस है स्टेट के लिए, ऐसा ये लोग सोचते थे। उनके पास अपॉर्चुनिटी था कि वो वहाँ से भाग जाएं स्किप करके, जैसे कि ट्रेडिशन था यहाँ के कल्चर का या फिर प्रैक्टिस थी यहाँ की। सो पर कैसे भी ये यहाँ से नहीं गए, ये प्रेफर किए तो ड्रिंक पॉइजन रेदर देन स्किपिंग। इनको लगा भागने से बेटर है कि हमें पॉइजन पी लेना चाहिए। ठीक है, इट डिनोट्स दैट he want to show that life carry no meaning if we cannot live according to idea we subscribe to। ये डिनोट करता है, इनका ये जो मानना था पी लेना इनका ये पॉइजन, ये हमें समझाता है कि ये डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है कि ये चाहते थे बताना सबको और दिखाना कि जो लाइफ है उसमें कोई मीनिंग नहीं होगी अगर हम अपनी अकॉर्डिंग और अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ना रखें तब, यानी कि जो हमारी आइडिया थॉट है उसको हम बदलना नहीं चाहते। इसीलिए इन्होंने ड्रिंक किया, इनकी कोई मिस्टेक नहीं थी, इन्होंने पॉइजन ड्रिंक किया, सिर्फ उसका एक रीज़न था कि ये अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि ये रॉन्ग नहीं थे। फिर क्या है, ही वॉन्टेड टू गिव मैसेज दैट इट इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू ओबे द ऑर्डर ऑफ स्टेट। और वो ये भी साथ में सबको मैसेज देना चाहते थे कि ये हर एक सिटीजन का ड्यूटी है कि वो अपने स्टेट के ऑर्डर्स को फॉलो करे, इवन व्हेन इट अपीयर्स अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। तभी भी फॉलो करना है जब हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, यानी कि हमारा जो फ़ायदा हो रहा है उसके अगेंस्ट हो, यानी कि विपरीत हो। फ्रॉम सोक्रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट अपीयर्स अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट बिकॉज वी मे बी इग्नोरेंट। यहाँ पे लिखा है सोक्रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि हम इग्नोरेंट, वी मे बी इग्नोरेंट, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे तो इग्नोर कर दिए जाएंगे। ये हमें ऐसा लग सकता है। सोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपीयर होता है। ओके, इन एंशियंट रूइंस मैनी स्कॉलर्स, एंशियंट टाइम होगा, एंशियंट टाइम मैनी स्कॉलर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स, फीचर ऑफ यूनिवर्स, सम बिलीव एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ वाटर फायर, बिगिनिंग ऑफ फिलोसफी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंशियंट टाइम में जो हमारे स्कॉलर्स से बहुत सारे वो लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी लाइफ की क्या है, यूनिवर्स के फीचर्स क्या हैं, और यूनिवर्स में क्या बिलीव करते हैं हम, हर चीज़ कैसे बनी है, यूनिवर्स में सब कुछ वाटर से है या फायर से बना है, मतलब एक तरीके से फ़िलॉसफी की बिगनिंग हो चुकी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि इट वॉज सोक्रेट्स, जब सोक्रेट्स हैं ये आते हैं तो ये रेज करते हैं पॉइंट, मतलब एक पॉइंट उठाते हैं दैट इट इज़ नॉट गुड इनफ टू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ लाइफ। ये इनफ या फिर सफिशिएंट नहीं है, मतलब सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जानना कि क्या कंस्टिट्यूट करता है लाइफ, यानी लाइफ कैसे बनी है, लाइफ में क्या हुआ है, हम कैसे, हम सारे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स सब कैसे इस अर्थ पे हैं, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर कैसे है, फायर कैसे है, सब कैसे जलती है, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग।
बट इनका ये कहना था इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ, ये ज़्यादा कंस्टिट्यूट करना, गुड लाइफ कैसे मतलब हमारे लिए कंस्टिट्यूट होती है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था। सिर्फ ये जानने का कोई मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ जो है वो कैसे कंस्टिट्यूट हुई है। ओके, तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आगे दे चलते हैं। हाँ, अब इनके सोक्रेट्स के ये थिंग वो हम पढ़े थे ना, यहाँ पे उनके 2 डायलॉग थे, वैसे उसमें से एक फर्स्ट है नॉलेज इज़ वर्च्यू। सो पहला है, इसमें दिया हुआ है थ्योरी ऑफ नॉलेज। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट कहता है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज़ टू लीड गुड लाइफ। ओके, यहाँ पे कहता है कि जो लाइफ की ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो लाइफ का मोटिव है, यानी कि मतलब हमारे जो लक्ष्य है लाइफ के, वो है कि लीड करें हम अच्छी लाइफ, हम अच्छी लाइफ जिएं। इन ऑर्डर टू लीड गुड लाइफ वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ गुड लाइफ। और हम लीड करें अच्छी लाइफ, उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए गुड लाइफ का। ओके, तो हाउ टू गेन नॉलेज, अब नॉलेज कैसे पाएँ? अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ये नहीं कुछ है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज इज विद इन आवर सेल्व्स। लिखा है कि सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो सोर्स है अल्टीमेट नॉलेज का वो हमारे अंदर ही है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग आवर सोल इज अल्टीमेट गाइड व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट। आवर सोल रिजॉल्व द डिलेमा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके अकॉर्डिंग, मतलब सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोल जो है हमारी, यानी आत्मा जो है हमारी, वो अल्टीमेट गाइड है, वो खुद गाइड करती है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी बताती है कि कैसे हम कोई डिलेमा, मतलब हमारे दिमाग में कोई 2 बातें चल रही हैं तो हम उसमें से कैसे निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करती हैं। ओके, फिर लिखा हुआ है आगे, हाउ टू लिसन द वॉइस ऑफ सोल। अब सोल की वॉइस कैसे सुने? तो टू अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ सोल सोक्रेट हैज़ प्रपोज द मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स। अब ये वही मेथड है जिसके बारे में मैं बता रही थी। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि सोल के बारे में हम अब कैसे समझे, सोल की वॉइस कैसे सुने? तो सोल की वॉइस सुनने के लिए सोक्रेट्स का प्रपोजल एक था मेथड्स का, जिस मेथड में एक मेथड है उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ डायलैक्टिक्स। ठीक है, तो समझते हैं डायलैक्टिक्स मेथड क्या है। तो व्हाट इज डायलैक्टिक्स? डायलैक्टिक्स कैन बी कॉल्ड एज अ मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे हम प्रॉपर रीजनिंग करते हैं, यानी रीजनिंग में क्या कहता है, कोई भी चीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करके एकदम एलेबोरेट कर दिया जाता है, वैसे ही डायलैक्टिक्स प्रिंसिपल थे। इट इज़ अ यूनिक मेथड, ये एक यूनिक मेथड था जो कि सोक्रेट्स इन्वेंट किए थे। सोक्रेट्स वॉज अ टीचर बाई प्रोफेशन, वो एक टीचर थे प्रोफेशन से। हिज मेथड वॉज टू इंगेज पीपल इन डिबेट। उनका पर्पज़ ये था, यानी कि उनका मेथड था कि लोगों को अपनी बातों में, डिबेट में वो इंगेज बिजी करते थे। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डिबेट, और जो डिबेट था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि मोटिव क्या था, यानी लक्ष्य क्या था, कि दूसरे जो पर्सन हैं वो अंडरस्टैंड करें लिमिटेशन ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट जो हो रही थी जिस टॉपिक पे, उसके बारे में, वो आर्ग्यूमेंट के बारे में लिमिटेशन समझें और एबल हो सकें, यानी कि कैपेबल हों करेक्ट करने के लिए जो भी उनसे मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, लॉजिकल मैनर में, प्रॉपरली लॉजिक मैनर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम सब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कोई लोग अगेंस्ट में, कोई लोग फेवर में है कि हमें सोशल मीडिया यूज़ क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में लॉजिकल रीजनिंग होगी। जब कई लोग डिबेट करेंगे प्रॉपर, तो फिर उससे समझ में आएगा कि एक लॉजिकल मैनर में उसका डिबेट का रिजल्ट्स है। ठीक है, तो दिस इज़ ओनली वे ऑफ पीपल विल बी कन्विंस्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि और यही एक तरीका है जिससे लोग अपने आप को कन्विंस करेंगे, यानी कि मान जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है सोक्रेट्स हैज़ कैटेगराइज नॉलेज इन 2 टाइप्स। अब जो सोक्रेट्स के नॉलेज थे वो 2 टाइप के थे। टाइप 1 में दिया था इट गिव द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, दिस नॉलेज इज शेकेबल। एक तो था कि वो जो पहला टाइप था उसमें इल्यूजन होता है, नॉलेज का इल्यूजन, यानी कि सिर्फ दिखावटी नॉलेज। इस नॉलेज, ये जो नॉलेज है ये शेकेबल है, यानी कि ये यूज़, मतलब कि कहीं ना कहीं शेक हो सकती है, यानी कि इस नॉलेज से हम लोग अपना ज़रूरत पड़ने पे हट सकते हैं इस नॉलेज से। इन वर्ड्स ऑफ सो ग्रेट वी शुड नॉट, सॉरी सोक्रेट्स है यहाँ पे, मिस टाइप हो गया, इट्स सोक्रेट्स। ओके, तो सोक्रेट्स के वर्ड्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि इन वर्ड्स ऑफ सोक्रेट्स
We should not use term knowledge here, rather opinions or belief for this category of knowledge. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ये नहीं यूज़ करना चाहिए टर्म नॉलेज के लिए, हमें रेदर ओपिनियन या बिलीफ यूज़ करना चाहिए ऐसी कैटेगरी ऑफ, यानी कि अगर ऐसी कोई कैटेगरी है नॉलेज की जिसमें नॉलेज शेकेबल हो सकता है या इल्यूजन है नॉलेज का, तो उसको हम नॉलेज नहीं बोल सकते, उसको हम बेटर होगा कि ओपिनियन या फिर अपना बिलीफ बोलें, अपना कुछ हम मानते हैं। लाइक अब हम ये नहीं कह सकते कि नॉलेज है कि हम भगवान की पूजा करेंगे, ये हमारा बिलीफ है, हमारा ओपिनियन है, किसी को भगवान का पूजा करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। सो दिस इज़ नॉट अ नॉलेज कि हम पूजा करना चाहिए रोज़ ये उठ के, ये बस हमारा बिलीफ है। डोंट टेक इट लाइक रीजनली, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। फिर यहाँ पे सेकंड टाइप है, इट इज़ कंसेप्चुअल नॉलेज। दूसरा होता है कंसेप्चुअल नॉलेज, इसमें हम कंसेप्ट समझते हैं, ये अनशेकेबल होता है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ डायलैक्टिक, ये है डायलैक्टिक का प्रोडक्ट। हैंस डायलैक्टिक इज अ प्रोसेस थ्रू विच आवर ओपिनियन गेट फिल्टर्ड एंड वी आर एबल टू अचीव नॉलेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डायलैक्टिक, ये डायलैक्टिक का प्रोडक्ट है। हैंस इसलिए डायलैक्टिक जो है वो एक प्रोसेस है जिससे ओपिनियन जो है ना, हमारे जो सोचने का तरीका है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि जो टाइप 1 था उससे हम टाइप 2 में आ जाते हैं। कैसे? अपनी ओपिनियन से अब हम फिल्टर कर लिए एंड वी आर एबल टू अचीव नॉलेज, और अब हम नॉलेज अचीव करने के एबल हो गए, यानी कि सक्षम हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए एंड वी विल, हमारी टीम देख लेगी, ओके। एंड जो भी प्रॉब्लम होंगे वी विल डील विद इट, ओके। सो आगे देखो सोक्रेट्स एंड एथिक्स। अब सोक्रेट्स और एथिक्स का क्या पार्ट था? सोक्रेट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एथिक्स। सोक्रेट्स को हम लोग फादर भी कहते थे एथिक्स का, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी जो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि क्या हम, हाउ वी ऑट टू लिव इन द सोसाइटी, मतलब कि हम कैसे रहने के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी में कैसे रहने के बारे में सोचते हैं, उसका जो फिलोसफी होगा वो हमें अंडरस्टैंड समझाएगी कि how we ought to live in the society, okay। why is he called father of philosophy? और philosophy के फादर सोक्रेट्स को क्यों कहा गया? philosophy is a study of idea, philosophy एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम आइडिया पढ़ते हैं। सोक्रेट हैज़ emphasized on understanding idea और कंसेप्ट, और सोक्रेट्स एम्फेसाइज भी किए हैं अभी, जैसा कि हमने पढ़ा कि क्या आइडिया होगी, उन सब के बारे में सोक्रेट्स को आइडिया अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, तो सोक्रेट हैज़ एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग आइडिया और कॉन्सेप्ट को समझाने के बारे में एम्फेसाइज किए हैं, इसलिए इन्हें फिलोसफी के फादर कहा जाता था, ओके। देन ये लास्ट है हमारा, ये एक सोक्रेट्स की इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे इनका एक थॉट लिखा है, इट इज़ बेटर टू चेंज एन ओपिनियन देन टू परसिस्ट इन अ रॉन्ग वन। सोक्रेट्स, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेटर है कि हम अपना ओपिनियन चेंज कर लें देन हम रॉन्ग में रहें उसके कंपेयर में। सो गाइज़ ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था, आई मीन फर्स्ट टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है, फर्स्ट थिंकर को, सोक्रेट्स को। अब इसके बाद अभी बहुत सारे बचे हुए हैं पूरे, लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है, हैना एरेंट वगैरह, ठीक है। तो सबको लाइव गाइस ख़त्म किया जाएगा और समझाएंगे प्रॉपर डील करके, एक्सप्लेन अच्छे से कर करके डिटेल में, सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में होंगी, सब चीज़ें अच्छी सोर्स से बताई जा रही हैं आप लोगों को। सो नोट्स वगैरह बनाते रहे, अगर ज़रूरत हो तो बताइएगा पीडीएफ के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड वी विल टेक आवर नेक्स्ट क्लास। सो अब सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें जो भी नीडेड हो, ठीक है, लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद हो तो शेयर करें एंड जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर सब अच्छा लगा तो भी कमेंट करिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास जैसे ही आएगी फिर आपको मैसेज भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो। थैंक यू सो मच।